उनको ये मिला, ठीक है। तो पहले हम एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव समझ लेते हैं। जब वो यहाँ पे आए तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने ट्रेड करना यहाँ पे जब शुरू किया, तो इंडिया में क्योंकि इतना पहले से ही पैसा था, तो क्या हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी को रिच होना चाहिए था, ठीक है ना। यहाँ पे ट्रेड करने की वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी को रिच होना चाहिए था, बट हुआ क्या, जो ऑफिसर्स थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, ठीक है ना, जो ब्यूरोक्रेट्स थे, वो रिच होते चले गए, ठीक है ना। ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उसको एक तरीके से डेप्ट में आ गई, और यहाँ पे जब वो ट्रेड करने के लिए आए थे, किस लिए आए थे कि उनकी एक संपत्ति बढ़ेगी, ठीक है ना, वो रिच होंगे। उसके उल्टा क्या हो गया, वो डेप्ट में आ गए, कर्ज में आ गए। 1 मिलियन पाउंड के अराउंड उनपे कर्जा हो गया, ठीक है ना। तो ये चीज समझ नहीं आ रही थी कि ये हो क्यों रहा है, ठीक है ना, ये सब चीजें क्यों हो रही है। तब जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट को उन्हें रेगुलेट करने की नीड पता चली, ठीक है ना। और उन्हीं को रेगुलेट करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने रेगुलेटिंग एक्ट्स पास किए, ठीक है ना, जिन्हें हम चार्टर एक्ट्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो रेगुलेटिंग एक्ट्स पास करने का यही रीजन था, क्योंकि उस टाइम पे ईस्ट इंडिया कंपनी में जो काम कर रहे थे लोग, उन्हें रेगुलेट करना नेसेसरी था, ठीक है ना। तो जब हम रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की बात करते हैं, तो आप लोग बात करो कि सुप्रीम कोर्ट का एस्टैब्लिशमेंट हुआ था। सबको इतना पता रहता है कि सुप्रीम कोर्ट का एस्टैब्लिशमेंट हुआ था, बट जो मैंने अभी क्वेश्चन पूछा उसका आंसर मैं अभी आपको बताती हूँ। देखिए, उस टाइम पे क्या था कि जब रेगुलेटिंग एक्ट आपका बना 1773, तब तक क्या था, मैं बहुत अच्छी मैप नहीं बना पाऊंगी, बस मैं आपको एक पर्सपेक्टिव दे रही हूँ। ये आपका, ये हम सेंट्रल पार्ट और नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ले रहे हैं, ठीक है। ये आपका क्या है, बॉम्बे, क्लियर है, ये बॉम्बे है आपका, ये आपका है मद्रास। ये कब की बात हम कर रहे हैं, 1600 के टाइम की बात कर रहे हैं, ठीक है, 1773 के टाइम की बात कर रहे हैं। और ये आपका है बंगाल, क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था, गवर्नर ऑफ बॉम्बे, गवर्नर ऑफ मद्रास एंड गवर्नर ऑफ बंगाल, ठीक है ना। रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ इसमें क्या हुआ, इसमें जो गवर्नर ऑफ बंगाल था, ठीक है ना, यहां से पावर स्टार्ट हुई जाना, इनके पास स्टार्ट हुई है, पूरी नहीं पहुंची है। धीरे धीरे प्रोसेस क्या हुआ, ये क्या कर रहे हैं, इस तरीके से ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या कर रही है, सेंट्रलाइजेशन, ठीक है ना। इस तरह से जब ब्रिटिश गवर्नमेंट एक के पास ही सारी पावर दे देंगी, तो इसको क्या कहते हैं हम, सेंट्रलाइजेशन, ठीक है ना। धीरे धीरे यहां से जो पावर्स हैं वो बंगाल के पास जाना स्टार्ट हुई। गवर्नर ऑफ बंगाल, गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड गवर्नर ऑफ मद्रास जो है, उनकी जो कुछ लेजिस्लेटिव पावर्स थी, इंपॉर्टेंट पावर्स क्या थी, लेजिस्लेटिव पावर्स, वो किसके पास जा रही हैं, गवर्नर ऑफ बंगाल के पास, ठीक है ना। तो यहाँ से आपका डिसेंट्रलाइजेशन स्टार्ट हो रहा है, ठीक है ना। तो फर्स्ट स्टेप इसमें लिख लिया, इसमें लिखेंगे अभी हम, अभी आप लोग कुछ लिखिए नहीं, मैं अभी लिखवाऊंगी इसके नोट्स, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप जो डिसेंट्रलाइजेशन का था, वो था रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं, जब ये रेगुलेट कर दिया गया, इसको सेंट्रलाइज कर दिया गया, यहाँ पे एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाई जाती है, ठीक है ना। जो यहाँ पे जो ये अब ये जो गवर्नर, बंगाल की जो गवर्नर है, इनको हम बोलेंगे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ठीक है, क्योंकि वो ज्यादा पावरफुल है बाकी दोनों से। और इनको असिस्ट करने के लिए एक काउंसिल ऑफ 4 बनाई जाएगी, ठीक है ना। एक गवर्नर जनरल इन काउंसिल, या उसे हम काउंसिल ऑफ 4 भी बोलते हैं, या हम उसे कैलकटा काउंसिल भी बोलते हैं। ये काउंसिल बनाई जाएगी, ये क्या है, ये है एग्जीक्यूटिव बॉडी। एग्जीक्यूटिव मीन्स वन हु इम्प्लीमेंट्स द पॉलिसीज, ठीक है ना। तो ये एग्जीक्यूटिव बॉडी हो जाएगी। तो हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि जो गवर्नर जनरल हैं, ठीक है ना, वो पहले क्या है, एग्जीक्यूटिव बॉडी में, उसके बाद वो लेजिस्लेटिव फंक्शंस भी कर रहे हैं, ठीक है ना। अभी हम देखें, अगर इंडिया में अभी इस टाइम पे हम देखें, मोदी जी जो है प्राइमरीली वो क्या है, लेजिस्लेटिव बॉडी है ना, ठीक है ना। हमने उन्हें इलेक्ट किया है, ठीक है ना। इलेक्ट करने के बाद वो लेजिस्लेटिव बॉडी एक बने। यस मैम, ओके 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 ओके। सो मोदी जी इज अ लेजिस्लेटिव बॉडी ना, बिकॉज वी हैव इलेक्टेड हिम, ठीक है ना। उनको इलेक्ट करके हमने पार्लियामेंट में भेजा है, तो ही इज अ लेजिस्लेचर नाउ, बट ही इज ऑल्सो परफॉर्मिंग एग्जीक्यूटिव फंक्शंस, okay, he is also performing executive functions. He is when I was teaching you executive, I told you na, there are 2 types of executive, temporary and permanent. So he is a temporary executive right now, and permanent executives are bureaucrats.
ओके, सो हाउ, ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आना चाहिए ना कि जब हम देख रहे हैं कि 1773 में, बैक इन 1773 देयर वाज एग्जीक्यूटिव सुप्रीमेसी, ठीक है ना, देयर वाज एग्जीक्यूटिव सुप्रीमेसी एंड नाउ देयर इज लेजिस्लेटिव सुप्रीमेसी, ठीक है ना. सो द ट्रांसफॉर्मेशन, put on your mask every. To study this history of constitutional development. History of constitutional development का importance यही है. We have to study how the constitution evolved in the time. Okay, okay. In the last class, someone has asked me, the Indian constitution is said to be the bag of borrowings. Okay, so how we evolved the constitution back in 1773 and now in 2021. Okay, after independence, what changes we have? We have to study this in this chapter. That is why we have to study history of constitutional development. Okay, understand? So what is he was trying to do to centralize the system of administration in India. Why centralization? Centralization क्यों चाहते थे? To have complete monopoly over trade in India. Okay, because यहाँ पे क्या था, जब ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे आई तो उनका जो ट्रेडिंग का फंक्शन था, मैंने आपको बताया कि जब ऑफिसर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी वर गेटिंग रिच, ओके, ऑफिसर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी वर गेटिंग रिच एंड नॉट द ईस्ट इंडिया कंपनी. ओके, सो ब्रिटिश गवर्नमेंट जिन्होंने लाइसेंस दिया था उनको ट्रेड करने का, ठीक है ना, लाइसेंस तो उन्होंने दिया था, तो उनके अकॉर्डिंग अब उनको इन्हें रेगुलेट करने की नीड थी, इसीलिए ये रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 वाज पास. ओके, सो राइट डाउन इन योर नोट्स. East India Company came to India as traders with exclusive license to trade. Exclusive license to trade. थोड़ा फास्ट लिखना, ठीक है ना. East India Company was given this charter known as Royal Charter. By Queen Elizabeth. As they started trading, they started getting rich. They gradually got more and more political and military muscle. And after Battle of Buxar in 1764, Battle of Buxar was fought between East India Company and Nawab of Bengal. Okay, and after Battle of Buxar in 1764, it changed drastically the fortune of the Battle of Buxar 1764 changed drastically the fortune of East India Company, ठीक है. And then they got Diwani rights. By 1765, they got Diwani rights. Okay. तो ये जो राइट है, राइट्स ओवर रेवेन्यू एंड सिविल जस्टिस, क्लियर है? राइट्स ओवर रेवेन्यू एंड सिविल जस्टिस.
and Diwani riots were not over entire India, over Bihar, Odisha and Bengal. ठीक है ना? So I told you, instead of East India Company becoming rich, their officers were becoming rich. So British government wanted to regulate them. That is why first regulating act of 1773 was passed. Write down Regulating Act 1773. सो इसको रेगुलेटिंग एक्ट को पास करने से पहले उन्होंने क्या बोला, वी विल रिवाइज दीज एक्ट्स एवरी 20 years. ओके, वी विल रिवाइज, Britishers said that we will revise these acts every 20 years. Why are you not writing? What happened? We will revise these acts every 20 years to check the mechanism of administration in India. Okay? Clear? So write down first point. It was the first step to regulate East India Company. It was the first step to regulate East India Company. The process of checks and balances started. The process of checks and balances started. See, अभी तक जितने भी इंडिया में जिन्होंने भी एडमिनिस्ट्रेशन किया, आज तक किसी ने भी, मतलब 1773 तक की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है ना, अभी की बात नहीं कर रही हूँ, तो 1773 तक जिसने भी एडमिनिस्ट्रेशन किया, किसी ने भी आंसरेबिलिटी नहीं थी, है ना, इंडियंस को आंसरेबल गवर्नमेंट, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट नहीं मिली. सो 1773 से क्या स्टार्ट हुआ, उन्होंने एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की उन्होंने स्टार्ट किया, आंसरेबिलिटी स्टार्ट करी. ठीक है ना, जब आंसरेबल होंगे लोग तब जो है करप्शन कम होगा उनके हिसाब से. तो कैसे आंसरेबिलिटी होगी, इसको रब कर दो. देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी है, ये फर्स्ट अपॉइंट क्या करेंगे, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को. ठीक है ना, और ये क्या करेंगे, जो आपके क्वेश्चन ब्रिटिशर्स करेंगे, ब्रिटिश गवर्नमेंट जो क्वेश्चन करेंगे उनको ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स आंसर करेंगे. ठीक है ना, ये आंसर करेंगे किसको, ब्रिटिश गवर्नमेंट को, पार्लियामेंट को. ठीक है, और पार्लियामेंट किसको आंसर करेगी, क्वीन को. ठीक है ना, ये आंसरेबल होंगे पार्लियामेंट को, पार्लियामेंट आंसरेबल होगी क्वीन को. ठीक है, इस तरीके से आंसरेबिलिटी स्टार्ट हुई यहाँ से. ठीक है ना, तो फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स अ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स अ सेंट्रलाइजेशन and first step towards a responsible government started from Regulating Act of 1773. Okay, then write down, by this Regulating Act of 1773, the legislative powers of Governor of Madras and Bombay, the legislative powers of Governor of Madras and Bombay started to be given to the Governor of Bengal. Started to be given to the Governor of Bengal. Okay, so Governor of Bengal became Governor General of Bengal. Because Governor of Bengal became Governor General of Bengal because he started getting more and more power from Governor of Bengal and Governor of Madras.
ठीक है। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल? लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। ओके, सो जो आपके गवर्नर जनरल हैं, इनको असिस्ट करने के लिए, ठीक है ना, गवर्नर जनरल को असिस्ट करने के लिए वी विल हैव अ काउंसिल, ठीक है ना, जिसे हम बोलते हैं काउंसिल ऑफ 4। काउंसिल ऑफ 4 क्यों बोलते हैं? बिकॉज इट विल हैव 4 मेंबर्स, ओके, एंड ऑल्सो इट इज ऑल्सो नोन एज काउंसिल ऑफ कैलकाटा काउंसिल। ठीक है ना, बिकॉज इट वॉज बेस्ड इन कैलकाटा। ओके, अंडरस्टूड? एक और नाम है इनका, गवर्नर जनरल इन काउंसिल। यहां पे लिख देती हूँ, गवर्नर जनरल इन काउंसिल। ठीक है, तो ये 3 नाम से इस काउंसिल को जाना जाता है। ठीक है, एग्जाम में हो सकता है कि नाम चेंज करके भी क्वेश्चन आ सकता है। दिखाई दे रहा है पीछे तक? फर्स्ट इज गवर्नर जनरल इन काउंसिल, सेकेंड इज काउंसिल ऑफ 4 because it will have 4 members, and then next is Calcutta Council, which because it is based in Calcutta. This executive council, this अभी लिख रहे हैं आप लोग, लिख लीजिए। This executive council was also performing legislative functions. This executive council is also performing a legislative function. And then मैंने आपको example दिया था, current example, our prime minister is primarily a legislative body and he is also performing executive function. So write it down. Now in independent India, our prime minister is primarily a legislative body who is now performing executive functions. Okay, clear? So there is a clear shift from executive supremacy in 1773, executive supremacy in 1773 to legislative supremacy in 1950. In 1950, मैंने 1950 क्यों बोला? Because our constitution came into force in 1950. Okay, लिख लिया ना? So history of constitutional development of India is nothing but the evolution. History of constitutional development of India is nothing but the evolution of how we converted executive supremacy to legislative supremacy. Okay, how we converted executive supremacy to legislative supremacy. हाँ, PM is a
a member of cabinet also, na? And what is the work of the cabinet? To implement the policies regulated by the parliament. What? Yes, but PM is the legislative body at first. Where he is sitting? He is sitting in the parliament, na? He is formulating policies. So he is a legislative body. Okay? We elected him as a legislative body primarily, and he is also doing executive functions because he is the member of the cabinet. Okay? We have two types of executive now, temporary and permanent. And temporary executives are the members of cabinet, ministers of cabinet. Okay? Why they are temporary? Because they are being elected for a term of 5 years. Okay? So they can be changed after 5 years. They will change after 5 years. Okay? Understood? Okay. Then next, write down. First Supreme Court, इसका next आपका जो provision है 1773 का, First Supreme Court was established in Fort William in Calcutta. Fort William in Calcutta. अच्छा ठीक है, क्लियर हो गया? सुप्रीम कोर्ट स्टैब्लिश हो गया. अभी इसको रब कर दूं मैं. तो हमने देखा सुप्रीम कोर्ट का एस्टैब्लिशमेंट हो जाता है कैलकाटा में. ठीक है, अब डेडलॉक यहाँ पे आएगा. कैसे डेडलॉक आएगा? ये आपका सुप्रीम कोर्ट है. ठीक है, ये आपका काउंसिल ऑफ फोर्थ जिसकी हमने बात की थी. ठीक है ना, काउंसिल ऑफ फोर्थ की हमने बात की थी. अब जो है सुप्रीम कोर्ट का भी जो कंट्रोल है वो किस पे है? कंपनी पे. ठीक है ना, सुप्रीम कोर्ट भी कंट्रोल किस पे कर रहा है? कंट्रोल ओवर कंपनी. और जो हमारा काउंसिल ऑफ फोर है या गवर्नर जनरल एंड काउंसिल, इनका भी कंट्रोल किस पे है? कंपनी पे. ठीक है ना. तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम हुई किसको? ईस्ट इंडिया कंपनी को. अब आप देखो, ये जो आपका है ये आपका जुडिशरी है. ठीक है ना, और ये आपका क्या है? एग्जीक्यूटिव. क्लियर है? ये एग्जीक्यूटिव है. तो अब आप जब आपने ये पास कर दिया है, सुप्रीम कोर्ट का एस्टैब्लिशमेंट हो गया, तो यहाँ पे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही थी जिसकी वजह से फिर अमेंडिंग एक्ट पास किया गया. तो नेक्स्ट हेडिंग आप लिखो, अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781, जिसे हम बोलते हैं एक्ट ऑफ सेटलमेंट. एक्ट ऑफ सेटलमेंट 17 सॉरी 81. ठीक है ना. अब ये जो अमेंडिंग एक्ट पास किया गया, इसमें क्या बोला गया कि इधर ध्यान दीजिए, आपस में बात मत करिए. ठीक है ना. अमेंडिंग एक्ट जो पास किया गया, इसमें जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के जो फंक्शंस हैं इनको डिवाइड कर दिया गया. ठीक है ना, सेपरेट कर दिया गया. किस आपका काम है जुडिशरी का, जुडिशियल फंक्शन आपके पास है तो आप उसको संभालो, और एग्जीक्यूटिव जो फंक्शन है उनको कंट्रोल करने दो. तो आपने आर्टिकल 50 पढ़ा है कॉन्स्टिट्यूशन का. आर्टिकल 50, व्हाट इज आर्टिकल 50? प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन, सेपरेशन ऑफ पावर्स ऑफ जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव. ठीक है ना. सो वी हैव आर्टिकल 50 इन प्रेजेंट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच टॉक्स अबाउट सेपरेशन ऑफ पावर्स. किसके बीच? बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी. So the doctrine of separation of power, it came from Act of Settlement 1781. Okay, this was the first time that someone talks about separation of powers. Okay, so this is how it took features from the constitution, from Britishers. Okay, this is how things evolved. समझ में आ रहे हैं? देखिए इसमें फर्स्ट टाइम
It was in 1781 that the doctrine of separation of parts came into light, because there was a deadlock, there was kind of misadministration due to Supreme Court's control over East India Company and the Council of Four or Governor General in Council was also controlling East India Company. Governor General in Council was also controlling East India Company. So this act separated the executive and judicial functions. Okay, so now Supreme Court is not allowed to control over the company. Okay, समझ में आ रहा है? ठीक है ना? From here we see that in our Indian Constitution, Article 50, that is separation of power. Article 50, that is separation of power, takes its inspiration from. ठीक है? तो ये जो अमेंडिंग एक्ट पास किया गया, इसका मतलब क्या था? लिमिट द कंट्रोल ऑफ सुप्रीम कोर्ट. ठीक है ना? इसमें लिख लीजिए, लिमिट द कंट्रोल ऑफ सुप्रीम कोर्ट. अच्छा, क्यों पास किया गया 1781? जैसे 1773 में आया तो अब कब आना चाहिए था? 1793 में, 20 साल बाद आना था ना. ठीक है ना? तो क्यों पास करना पड़ा ये? बिकॉज ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज नॉट कोऑपरेटिंग. ठीक है ना? विद द प्रोविजंस गिवन इन आर्टिकल इन रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773. कोई बाहर है क्या? सब बाहर देख रहे हो? इधर ध्यान दो. ठीक है? ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज नॉट कोऑपरेटिंग, so amending act of 1781 have to be passed. ठीक है? क्लियर है? कोऑपरेटिंग इन द सेंस बिकॉज पहले क्या था कि पहले सेंट्रलाइजेशन नहीं था, डिसेंट्रलाइजेशन था. ठीक है? तो पावर किनके पास थी? मैंने बताया था बंगाल के पास भी थी, बॉम्बे के पास भी थी और मद्रास के पास भी थी. ठीक है? अब जब सेंट्रलाइज करके एक को सबसे ज्यादा पावर दे दी जाएगी, किसे? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल. ठीक है ना? तो बाकियों के पास पावर्स नहीं रहेंगी. ठीक है? पावर्स कम हो जाएंगी. जब पावर्स कम होंगी तो जो उनके पास चीजें थी, जैसे कहीं से जैसे ब्यूरोक्रेट्स हैं, तो उनकी ज्यादा बात वो नहीं सुनेंगे. ठीक है ना? ऐसे जब हम बात करते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के जो उस टाइम पे ब्यूरोक्रेट्स थे, क्योंकि ओपन एग्जामिनेशन नहीं थी, वो हम आगे भी बात करेंगे. ओपन एग्जामिनेशन ना होने की वजह से, जैसे आज आप लोग, जैसे हमने भी सिविल सर्विसेज जिसकी आप सब तैयारी कर रहे हैं, सिविल सर्विसेज कॉन्सेप्ट हमने लिया है ब्रिटेन से ही. ठीक है ना? लेकिन इंडियंस के लिए सिविल सर्विसेज ओपन नहीं थी, ओपन एग्जामिनेशन तब नहीं होते थे. तब एक कॉलेज था आपका. ठीक है? वहां पे आप एडमिशन लेके, वहां पे एडमिशन कैसे होता था, उसके लिए इंडियंस को अगर एडमिशन लेना है तो उनको काउंसिल ऑफ फोर्ट जो है इनसे लेनी होती थी स्कॉलरशिप लेने के बाद आप वहां एडमिशन लोगे इस कॉलेज में. अगर आप वहां से जब ग्रेजुएट हो जाते हो तब आप अपने आप सिविल सर्वेंट बन जाते हो. ठीक है ना? देयर वर नो ओपन एग्जामिनेशन. ठीक है? तो जब चीजें उनके कंट्रोल से बाहर जा रही थी, ठीक है ना, इस वजह से वो कोऑपरेट नहीं कर रहे थे. ठीक है ना? उन्होंने सेंट्रलाइजेशन, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सेंट्रलाइजेशन करने का क्यों मन किया? क्योंकि उनको पूरा कंट्रोल चाहिए था, अथॉरिटी चाहिए थी, अपनी मोनोपोली चाहिए थी. ठीक है ना? जो अभी डिवाइडेड थी बिटवीन 3 बिग रीजन्स ऑफ इंडिया. ठीक है? दैट वर बंगाल, मद्रास एंड बॉम्बे. ठीक है? तो दैट इज व्हाई ईस्ट इंडिया कंपनी वाज नॉट कोऑपरेटिंग, बिकॉज वी केम हियर. ठीक है? तो फायदा हमारा होना चाहिए, एंड ब्रिटिश गवर्नमेंट इज थिंकिंग ऑफ देयर सेल्फ. ये प्रॉब्लम हो रही थी उस टाइम. ठीक है ना? ये डेडलॉक का सिचुएशन था.
नेक्स्ट इसके बाद आप लिखो पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ, ये लिख लिया ना पूरा। नेक्स्ट लिखो पिट्स इंडिया एक्ट 1784। ठीक है। अच्छा, पिट्स इंडिया एक्ट क्यों बोलते हैं? उस टाइम पे जो प्राइम मिनिस्टर थे ब्रिटेन के, उन्हें बोलते थे पिट्स द यंगर। पिट्स रुकिए, ठीक है ना। उस टाइम पे जो प्राइम मिनिस्टर थे ब्रिटेन के, उनको बोलते हैं पिट्स द यंगर। पिट्स द यंगर क्यों बोलते हैं? तो बताएगा why he was called as Pitt the Younger? Because his father was also a prime minister. Okay, his father was also the prime minister, so he was Pitt the Younger. Clear है? लिखिए, the prime minister of Britain at that time was Pitt the Younger. This act was passed to show who is supreme. This act means Pitt's India Act of 1784 was passed to show who is supreme or who is the real head. ठीक है। तो किसके बीच की बात हो रही है? ये बात हो रही है ब्रिटिश गवर्नमेंट और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच की। ठीक है ना। दिस एक्ट वाज पास्ड टू शो हु इज सुप्रीम और हु इज द रियल हेड। ठीक है। तो इससे पहला प्रोविजन आप लिखिए, दे यूज टर्म ब्रिटिश पोजेशन। दे यूज टर्म, लिख देती हूं, British possession. What is possession? Can anyone tell me? Control. Yes. Okay. Control on something. Ownership. You can call it ownership. ठीक है ना? They use the term British possession, that is all the territories of East India Company. All the territories of East India Company are actually possession of British government. All the territories of East India Company are actually possessions of British government. ठीक है ना। ठीक है, एक ही प्रोविजन हो गया। दूसरा प्रोविजन क्या होगा? ये आपकी मान लीजिए ब्रिटिश गवर्नमेंट है, ठीक है, ये है ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में जो पावर था उसको स्प्लिट कर दिया गया। ठीक है ना, इन दोनों के बीच में पावर स्प्लिट कर दिया गया। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास क्या आएगा? कॉमर्शियल डिसीजंस। ठीक है, लिखिए। अच्छा, तो मैं लिखवा देती हूँ अभी। कॉमर्शियल पावर्स इनके पास आ गई। ठीक है ना, पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव पावर इनके पास आ गई। ठीक है ना। तो सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट दिख रहा है आपको? डबल गवर्नमेंट का सिस्टम यहाँ पे क्रिएट हो जाता है। ठीक है, लिखिए। इसी तरीके से तो दिखाया ना उन्होंने कि आपको सिर्फ मैंने क्या दे दिया? कमर्शियल पावर, ट्रेड का पावर दे दिया। बाकी सारा कैसे इसको एडमिनिस्ट्रेशन कैसे रखना है इंडिया का, वो हमारे पास है। सो वी आर द रियल हेड। ठीक है, लिखिए इसमें, they splitted the power between East India Company. They splitted the power between East India Company. They splitted the power between East India Company and British government. ठीक है, they created system of double government. They created the system of double government. The commercial decisions will be taken by court of directors. Court of
directors. The commercial decisions will be taken by court of directors. Second point लिखिए, all political, military, all political, military and administrative. देखिए, court of directors indirectly means East India Company. Okay, court of directors means who will appoint court of directors? East India Company will appoint, na? So indirectly it means the control of commercial decision will be in hand of East India Company. Then next, the political, military and administrative decisions will be taken by board of control. Board of control. इनको अपॉइंट कौन करेगा? ब्रिटिश गवर्नमेंट, ठीक है ना? The political, administrative and military decisions will be taken by board of control which will be appointed by British government, ठीक है ना? तो अभी हम क्या देख रहे हैं, तो जो पावर्स है इस कंपनी की गेट्स वेरी लिमिटेड, ठीक है? पहले जब वो आए थे 1773 तक ऑल द पावर्स वर इन देयर हैंड, ठीक है? अभी क्या है, पावर्स गेट्स वेरी लिमिटेड, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास सिर्फ बच रहे हैं कॉमर्शियल डिसीजंस। ये क्लियर है? इस पिट्स इंडिया एक्ट समझ में आ गया ना? देन नेक्स्ट लिखिए, चार्टर एक्ट ऑफ 1833। हाँ, 1833, चार्टर एक्ट ऑफ 1833, इसको रब कर दो। लिख लिया, चार्टर एक्ट ऑफ 1833। तो हमने 1773 में क्या देखा था कि सेंट्रलाइजेशन स्टार्ट हो रहा था, ठीक है ना? स्टार्ट हो रहा था, फाइनल नहीं हुआ था। अब हम देख रहे हैं, अब जो सेंट्रलाइजेशन है वो अपने एंड की तरफ जा रहा है, मीन्स अब पूरी तरीके से हम सेंट्रलाइज होने वाले हैं, ठीक है? कैसे? जो गवर्नर ऑफ जनरल थे, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे, उनको अब क्या बना दिया जाएगा? वाइसरॉय, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है ना? ठीक है, अभी तक क्या थे? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे, गवर्नर ऑफ बंगाल और गवर्नर ऑफ बॉम्बे दोनों थे, एग्जिस्ट कर रहे थे, बट उनके पास पावर्स कम हो गई थी। समझ में आ रहे हैं? तो अब हम सेंट्रलाइजेशन के फाइनल स्टेप पे हैं, ठीक है ना? नाउ वी आर इन द फाइनल स्टेप ऑफ सेंट्रलाइजेशन। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बिकम्स गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, एंड हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? हाँ, बेंटिंग। हाँ, क्या बोल रहे हैं आप? वो तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे ना? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल भी तो वही थे। तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन है? हाँ, यही है। आप लोग को पता है तो कंफ्यूज क्यों हो रहे हैं? वही है जो आप बता रहे हैं, बेंटिंग ही है, ठीक है ना? वही है, ठीक है? तो अभी इसमें लिख लीजिए, इन रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 the legislative powers were started to be given, the legislative powers were started to be given to governor of Bengal, okay? And now all the powers, उस टाइम पे क्या था? some powers were taken away, okay? And now all the powers हाँ, 1773 में वो गवर्नर ऑफ बंगाल थे, ठीक है? तब उनको जब पावर्स पहुंचाने लगे ना गवर्नर ऑफ बंगाल और मद्रास की तरफ से, तब वो बनते हैं गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो जब हम तब की बात कर रहे हैं, अर्लियर जब हम 1773 की टाइम की बात कर रहे हैं, तब उन्होंने गवर्नर ऑफ बंगाल ही लिखेंगे, ठीक है? 1 सेकेंड, ठीक है ना? लिख लिया?
Now all the powers were taken away and given to the Governor General of Bengal. द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल. इस टाइम पे क्योंकि वो गवर्नर जनरल है, ठीक है, 1833 के टाइम पे, तो हम उनको गवर्नर जनरल बोल रहे हैं. एंड नाउ ही बिकम्स, इंस्टेड ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ही बिकम्स गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया. He becomes Governor General of India. William Bentinck was the first Governor General of India. ठीक है. Now it was the final step to the centralization of India, which British government wanted. This was the final step to centralize India. This was the final step to centralize India, which British government wanted. ठीक है. So अब हमने देखा what is now tell me what is centralization. Centralization is nothing but colonization. क्या बोल रहे हैं आप? Yes, you are right. Sit down. Okay. So we know that centralization means power gets in one hand, power concentrated in one hand. Okay. That means centralization also means colonization. Okay. So we became colony by Charter Act of 1833. Okay, this was important. Okay, so write down, centralization is nothing but colonization. Centralization is nothing but colonization. So India became a colony. By Charter Act of 1833. So India became a colony by Charter Act of 1833. क्लियर है? ठीक है. अभी तक हम कॉलोनी नहीं थे क्योंकि फुल कंट्रोल एक के हाथ में नहीं था. ठीक है ना. प्रिंसली स्टेट्स अलग अपना काम कर रहे थे. ठीक है ना. जो राजा थे, नवाब बंगाल, हैदराबाद, सब अपना अपना उनका एक स्टोरी चल रही थी. अभी क्या है, हम फुल कंट्रोल हमारे ऊपर, एडमिनिस्ट्रेटिव, पॉलिटिकल, मिलिट्री, कॉमर्शियल, full control goes into the hands of British government. That is why we are a colony now. ठीक है. आज present time में the system of our country is centralized or decentralized. In last class itself I have told you. ठीक है ना. We are following now the Gandhian model of administration. Okay. याद आया पिछले जन्म का, लास्ट वीक का. ठीक है ना. गांधीयन मॉडल क्या था, किस आर्टिकल में दिया गया है? 40. ओके. सो प्रीवियसली था कि नहीं था हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में? था नहीं था. ठीक है. हर चीज में नहीं सर लाना होता है. ठीक है ना. तो प्रीवियसली जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था. कब आया, कब ऐड किया गया? 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट. हाँ पक्का. और फर्स्ट स्टेट कौन सा था जिसने लोकल गवर्नेंस अडॉप्ट किया? राजस्थान. ठीक है ना. और कौन सा था? 2 टियर गवर्नमेंट कहां पर है? 2 टियर गवर्नमेंट कहां पर है? तमिलनाडु. 4 टियर कहां पर है? पक्का. ठीक है. पता तो है आप लोग को, तो रिवाइज भी करते रहिए पुराना. ठीक है ना. वैसे स्टार्टिंग तो पॉलिटी की यहीं से होती है, इसी चैप्टर से होती है. ठीक है ना. ये चीज समझिए. चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखिए आप. द पॉलिटिकल एंड लीगल कंट्रोल ओवर इंडिया वॉज कंप्लीटेड बाय चार्टर एक्ट ऑफ 1833. चार्टर एक्ट ऑफ 1833. सो laws are now
एक्ट, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लॉज बिकेम एक्ट। जो पहले रेगुलेशंस थे, ठीक है ना, अर्लियर दैट वाज रेगुलेशंस, ठीक है ना, दैट देयर विल बी अ गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, इट वाज अ रेगुलेशन, ठीक है, दे वर नॉट एक्ट्स बिकॉज द सिस्टम वाज नॉट सेंट्रलाइज्ड, ठीक है। तो जब आपका अब पॉलिटिकल और लीगल कंट्रोल पूरा ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास है, नाउ द लॉज आर बिकमिंग एक्ट्स, व्हाई? नाउ दे आर पास्ड इन द लेजिस्लेचर, ओके, सो दे बिकेम एक्ट्स। लिख लीजिए, laws are acts now, laws are acts now, because there were regulation earlier, because there were regulations earlier known as laws, that were known as laws. There were regulations earlier that were known as laws, and now they got legislative sanctions. They got legislative sanctions. Hence they are called as acts. Hence they are called as acts. ओके, अभी जब ब्रिटिश गवर्नमेंट के कंट्रोल में पूरा चला गया, तो अब ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या होगा? ईस्ट इंडिया कंपनी कहाँ जाएगी? वापस चली जाएगी? वापस चली जाएगी तो रिवोल्ट, सिपाही म्यूटिनी में किसको परेशान किया जाएगा? क्या होगा ईस्ट इंडिया कंपनी का? दे बिकेम प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी, ओके। ईस्ट इंडिया कंपनी बिकेम प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी। लिखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी ठीक है ना, प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी। और उन्होंने ये बोला कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, किसने बोला? ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बोला, इट इज होल्डिंग इन ट्रस्ट ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट, ठीक है ना, इन ट्रस्ट की बात की गई। लिखिए इसको, ईस्ट इंडिया कंपनी इज होल्डिंग East India Company is holding it in trust of the British government, ठीक है। क्लियर है? देन नेक्स्ट एक्ट पे हम चलेंगे, एक्ट ऑफ 1853। एक्ट ऑफ 1853, ठीक है। तो इस जो एक्ट ऑफ 1853, इसको रब कर दूं, हो गया आपका? सबने लिख लिया है? क्या आप बताएंगे आपके ये चार्टर एक्ट के बारे में? नहीं बताना है ना, तो चुपचाप बैठिए, ठीक है, डिस्टर्ब मत करिए, ठीक है ना। तो इसको क्या बोलते हैं? लास्ट चार्टर एक्ट, ठीक है ना। चार्टर एक्ट ऑफ 1853 is also known as last charter act. Why it is called as last charter act? हाँ, एक एक करके, हाँ। अब इसके बाद कुछ और रेगुलेट करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी को नहीं बचा। कितने मासूम थे ना बेचारे ब्रिटिशर्स, ठीक है ना। 1853 का टाइम चल रहा है, उनको पता ही नहीं था कि 4 साल बाद क्या होने वाला है उनके साथ, ठीक है ना। इतने मासूम थे बेचारे, उनको लगा अब तो बेचारे ईस्ट इंडिया कंपनी जो है पूरी तरीके से रेगुलेट हो गई है, ठीक है ना। अब इनके साथ और कुछ बुरा करने को बचा नहीं है, पूरी तरीके से हमने सेंट्रलाइज कर दिया है, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया, ठीक है।
इनको एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बना दिया है, ठीक है। ये बोल रहा है कि वो हमारे ट्रस्ट पे होल्ड कर रहे हैं इंडिया की टेरिटरी को, ठीक है ना। अब क्या बचा है, अब इससे ज्यादा हम क्या कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अब वो काम करने जा रहे हैं, अभी उसकी बात हम बाद में करेंगे आगे क्या होता है। इसमें क्या करते हैं वो, देखिए पहले मैंने आपको बताया जो सिविल सर्विसेज थे, कॉवेनेंट सिविल सर्विसेज, ठीक है, लिख लीजिए कॉवेनेंट सिविल सर्विसेज, दैट मीन्स हायर सिविल सर्विसेज, ठीक है ना। कॉवेनेंट सिविल सर्विसेज दैट मीन्स हायर सिविल सर्विसेज। तो इसके लिए कोई ओपन एग्जामिनेशन पहले नहीं था, ठीक है ना, उस टाइम तक कोई भी ओपन एग्जामिनेशन इसके लिए नहीं था। तो एक कॉलेज था, उस कॉलेज का मैं नाम लिख रही हूँ, लिख लीजिए हैलीबर्ग कॉलेज, ठीक है। तो अगर आपको सिविल सर्वेंट बनना है, ठीक है ना, सिविल सर्वेंट बनना है, तो आप इंडियंस को अगर जाना, मतलब किसी को भी जैसे जाना था, तो उस कॉलेज में एडमिशन लेके वहां से ग्रेजुएट होके आप कॉवेनेंट सिविल सर्वेंट बन सकते हैं, ठीक है ना। अगर इंडियंस को यहाँ पे एडमिशन लेना है तो उसके लिए उन्हें स्कॉलरशिप लेनी होगी, किससे, काउंसिल ऑफ फोर से। काउंसिल ऑफ फोर को किसने अपॉइंट किया था, ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है ना। एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी तो है ना अभी वो, तो जो उनकी एग्जीक्यूटिव बॉडी है वो रहेगी कि नहीं रहेगी, काउंसिल ऑफ फोर एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है। तो इसको लिखिए, एक्ट ऑफ 1853 वाज द लास्ट चार्टर एक्ट, ठीक है। एंड देन there were no open examination for covenant civil services, and there was a college known as Haileyburg's College. And if you graduated from there, you will become covenant civil servant. Okay. So if you want to take admission in that college, you means Indians, okay. If Indians want to take admission in that college, you will have to take sponsorship. From court of directors, ठीक है। And the court of directors was of ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है ना। देखिए अब आपको जैसे, अब अभी मानिए, एज्यूम करिए कि आपको कॉवेनेंट सिविल सर्वेंट बनना है, 1853 के टाइम पे आप बैठे हो, आपको मना है कि हमको सिविल सर्वेंट बनना है, जैसे अभी आपका मना है, तो आप क्लास कर रहे हो, ठीक है। तो आपने स्पॉन्सरशिप ली किससे, देखिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो है ये किससे रिलेटेड है, ईस्ट इंडिया कंपनी से, ठीक है। तो जब स्पॉन्सरशिप इनसे मिलेगी तो लॉयल्टी किसकी तरफ रहेगी, ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ। क्लियर है, ठीक है ना। तो जितने भी इंडियंस, जितने भी सिविल सर्वेंट होंगे वो लॉयल किसके लिए रहेंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए। क्लियर है। तो इतने एक्ट्स आने के बाद, इतने सारे जितने एक्ट्स आए 1773 से हम देख रहे हैं कि लगातार एक्ट्स आ रहे हैं, ठीक है ना। फिर भी ईस्ट इंडिया कंपनी रेगुलेट क्यों नहीं हो पाई, ईस्ट इंडिया कंपनी बर्बाद क्यों नहीं हो पाई, ठीक है। क्यों अभी तक की टिकी हुई है, ये क्वेश्चन नहीं आया दिमाग में। बिकॉज ऑफ द ब्यूरोक्रेट्स, ठीक है ना। ब्यूरोक्रेसी को कहा जाता है ना, न्यूट्रल ब्यूरोक्रेसी का किसने दिया था कॉन्सेप्ट। व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस सर्विसेज, मैंने पहले भी बोला था आपको, यू हैव टू बी पॉलिटिकली न्यूट्रल, ठीक है। यू हैव टू बी पॉलिटिकली न्यूट्रल, that is the crux of bureaucracy. You can't say which party you like, you can't say this leader is doing good, you can't write it on your paper, you can't write your political ambitions, okay. Who is your favorite leader, you can't write that, okay. You can write about philosophers but not political philosophers, means political leaders, ठीक है ना। क्लियर है।
तो ये जो चीज थी कि ये जो इनके लॉयल थे, इस वजह से अभी तक ईस्ट इंडिया कंपनी का एग्जिस्टेंस है। क्लियर है ये चीज? तो इसको लिखिए, ब्यूरोक्रेट्स वर वेरी लॉयल, ये लिख लीजिएगा, ठीक है। स्पॉन्सरशिप फ्रॉम कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स विच इज ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी बिकॉज दे अपॉइंटेड इट, ओके। So therefore the bureaucrats were very loyal to whom? East India Company, okay. British government was passing laws one after another. British government was passing laws one after another, but East India Company was not. But East India Company was not destroying, because bureaucracy was not letting it to destroy. Because bureaucracy was not letting it to destroy. And therefore, Act of 1853 made an important step. Made an important step. Act of 1853 made an important step. ठीक है, क्या किया इन्होंने? अब जब यहाँ पे प्रॉब्लम सिविल सर्वेंट्स की वजह से आ रही है, इनकी लॉयल्टी को खत्म करने के लिए क्या किया? ओपन एग्जामिनेशन इंट्रोड्यूस कर दिया फॉर एवरीवन, ठीक है। सो ब्रिटिश गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस्ड ओपन एग्जामिनेशंस फॉर कोवेनेंट सिविल सर्विसेज। ठीक है ना, फॉर एवरीवन। ठीक है, जो भी एग्जाम पास कर ले सिविल सर्वेंट बन जाए, ठीक है ना। क्या फोन ऑफ रखिए, मैं पढ़ा रही हूँ, मेरी ही सुन लीजिए, बाद में सुन लीजिए गूगल की, ठीक है ना। ठीक है, गूगल से ही सब पढ़ना है तो घर पे बैठ। इट वॉज द एक्ट ऑफ 1833। इसमें जो ये प्रपोजल लाया गया था, ये 1853 में नहीं लाया गया था। ओपन एग्जामिनेशन करने का प्रपोजल आया था 1833 के एक्ट में, लेकिन इतना स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन था किससे? ईस्ट इंडिया कंपनी से। इतना स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन था कि इसको इम्प्लीमेंट नहीं करा जा सका। क्लियर है ये चीज? ठीक है, तो इसमें लिख लीजिए, इसका बैकग्राउंड लिख लीजिए। इट वॉज द एक्ट ऑफ 1833 दैट फर्स्ट टाइम, it was in the act of 1833 that first time such a proposal was made, but there was strong opposition from East India Company and Court of Directors. East India Company and Court of Directors. So why they were opposing that policy of open examination? क्यों अपोज कर रहे थे आप बताइए? हाँ, ओके, बैठिए। ठीक है, लॉयल्टी जो खत्म करने की बात उन्होंने करी, इसीलिए तो ये बोला ना उन्होंने, लॉयल है इसीलिए ईस्ट इंडिया कंपनी को डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सका। उनको मालूम था ईस्ट इंडिया कंपनी इज नॉट अ गुड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना, तभी तो रेगुलेट करने की तैयारी हो रही थी। कब से हो रही थी? 1773 से। सेंट्रलाइज भी कर दिया, सब कर दिया गया।
रेगुलेट ही नहीं हो रहे हैं, ठीक है। क्यों नहीं हो रहे ये भी पता चल गया, लूप होल कहाँ है एडमिनिस्ट्रेशन में, ये भी पता चल गया, ठीक है ना, कि ब्यूरोक्रेट जो है उनको लॉयल्टी मिली हुई है। उसे खत्म करने के लिए जब ये एक्ट पास करना चाहा उन्होंने, तो उसको ऑपोजिशन कर दिया गया, ईस्ट इंडिया कंपनी ने किया, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने किया, क्योंकि अगर ऐसा हो जाएगा तो उनके पास कुछ नहीं बचेगा। लेकिन फिर 1853 में इसे इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है, लिख लीजिए आगे उसमें। So it was finally implemented in Charter Act of 1853 by whom? By whom? किसने इम्प्लीमेंट किया इसको? लॉर्ड मैकॉले कमिटी, ठीक है। So it was finally implemented in Charter Act of 1853 by, मैं लिख देती हूँ नाम, ठीक है, लॉर्ड मैकॉलेस कमिटी। ये 1854 में आई, ठीक है। देखिए चार्टर एक्ट का मतलब ये था कि उन्होंने एक्ट दे दिया कि अब ये होगा, अब ओपन एग्जामिनेशन कराए जाएंगे सिविल सर्विसेज के लिए, ठीक है। उसके बाद कमेटी बनी होगी, ठीक है ना, ये समझ में आ रहा है। तो लॉर्ड मैकॉले कमेटी कब बनी? 1854 में, और इन्होंने ये प्रोविजन दिया कि देयर विल बी ओपन एग्जामिनेशन फॉर कोवेनेंट सिविल सर्विसेज। क्लियर है? लिखिए, लॉर्ड मैकॉले कमेटी given the provision of covenanted open examination for covenanted civil services। अच्छा, कोवेनेंटेड सिविल सर्विसेज से मतलब हायर सिविल सर्विसेज से मतलब क्या है आपका? मीन्स ऑल इंडिया सर्विसेज। What are the 3 all India services? हाँ, ठीक है, IAS, next IFS, and next IPS। हाँ, अलग अलग बातें हैं सबकी, ओके। हाँ, ठीक है, ऑल इंडिया सर्विसेज जो हमारी हैं, ठीक है ना, ऑल इंडिया सर्विसेज की बात, उसी को आप कॉम्बिनेटेड सिविल सर्विसेज समझिए, ठीक है, हायर सिविल सर्विस। क्या देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी जैसे 1600 में यहाँ पे आई, ठीक है, तो उनको क्या मिल गया? एक्सक्लूसिव ट्रेडिंग राइट। जब आप अपने नोट्स में अभी बाद में आप उसमें आप ऐड कर लीजिएगा, उनको क्या मिला था? एक्सक्लूसिव राइट। एक्सक्लूसिव मीन इनडेफिनिट राइट दे दिया गया, ट्रेड करिए इंडिया में आराम से, ठीक है, इंडिया की जो वेल्थ है उसको आप लेके जाइए। लेकिन उन्होंने ये देखा कि ईस्ट इंडिया कंपनी अगर रिच हो रही होती तो ये उन तक बात पहुंचती, ठीक है। कोई ऑर्गेनाइजेशन अगर आपने यहाँ पे किसी को लाइसेंस देके भेजा है तो आपको भी तो कुछ मिलेगा, ठीक है ना। उनको कुछ नहीं मिला ईस्ट इंडिया कंपनी, बल्कि चली गई किस पे? डेप्ट में, ठीक है ना, कर्ज में चली गई। कर्ज मिल गया उनको बहुत ज्यादा, कितना? 1 मिलियन पाउंड्स का। तो उन्होंने हेल्प मांगी, किससे हेल्प मांगेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी? ब्रिटिश गवर्नमेंट से। नवाब ऑफ अवध से थोड़ी मांगेंगे, या नवाब ऑफ बंगाल से नहीं मांगेंगे, किससे मांगेंगे? क्वीन से मांगेंगे, ठीक है ना। तो जब उन्होंने वहां पे हेल्प मांगी तब पता चला कि ये सारे जो ऑफिसर्स हैं यही रिच होते चले जा रहे हैं, सारी वेल्थ यही कब्जा कर ले रहे हैं, ठीक है। तभी ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने का वहां से स्टार्ट किया गया कि अगर आपने सही से एडमिनिस्ट्रेशन किया होता तो आज इतना बड़ा कर्जा आप पे नहीं होता। क्लियर है? करप्शन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी उस टाइम पे भी, जो आज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है उस टाइम पे भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, इस वजह से उन्हें रेगुलेट करना था। क्लियर है चीज? तो ये आपने लिख लिया, ये जो ओपन एग्जामिनेशन वाला था। नेक्स्ट लिखिए, हाँ, इट वॉज मेड ओपन फॉर एवरीवन इंक्लूडिंग इंडियंस, ठीक है। इट वॉज मेड ओपन फॉर एवरीवन इंक्लूडिंग इंडियंस, ठीक है। सेकेंड प्रोविजन क्या था? एक तो सिविल सर्विसेज से रिलेटेड प्रोविजन आपको मिल गया, ठीक है। सेकेंड प्रोविजन क्या था कि उन्होंने एक इंडियन लेजिस्लेचर काउंसिल बनाई, ठीक है, लिखिए इसको। दे मेड अ सेपरेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, दे मेड अ सेपरेट लेजिस्लेटिव काउंसिल
इसको लिखना पड़ेगा। known as Indian Central Legislative Council. ठीक है, उन्होंने इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई जिसके मेंबर्स कौन थे? काउंसिलर्स। ठीक है, ये थे इसके मेंबर्स। ठीक है ना। और जो ये काउंसिलर्स थे इनके पास जो पावर्स एंड फंक्शंस थे वो ऑलमोस्ट इक्वल थे किसके? जो हमारे आज के पार्लियामेंटेरियंस हैं उनके इक्वल। ठीक है, तो इसको लिखिए पहले, मतलब इसमें चार्ट ऐसे बना दीजिएगा, फ्लो चार्ट टाइप का। दे मेड अ सेपरेट लेजिस्लेटिव काउंसिल नोन एज इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल whose members were councillors. Okay, whose members were councillors, and they have almost all the functions of, and they have almost all the functions of today's parliamentarians. Today's parliamentarians. Today's parliamentarians called as mini parliament. Okay, called as mini parliament. ठीक है, ये बात उन्होंने कही। नेक्स्ट थिंग, उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए क्या बोला? अब उनको ये लास्ट चार्टर एक्ट मैंने बता दिया आपको, ओपन एग्जामिनेशन भी कर दिया। अब ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए क्या करेंगे? अब क्या करेंगे उसका? अब तो सिविल सर्वेंट्स का भी नहीं मिलेगा उनको हेल्प। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि अब हम जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उनको इनडेफिनिट एक्सटेंशन दे रहे हैं उनके टर्म को इंडिया में। वो जो यहाँ इंडिया की जो टेरिटरी है उसको हमारे ट्रस्ट पे, उस पे काम करेंगे। तो इसमें लिखिए, ब्रिटिश पार्लियामेंट सेड वी आर गिविंग एन, ब्रिटिश पार्लियामेंट सेड वी आर गिविंग एन indefinite extension to East India Company, indefinite extension to East India Company. They can keep hold, they can keep hold, they can keep hold our properties in trust, our properties in trust. ठीक है, and this was the last charter act, this was the last charter act, as there was no further need, there was no further need to control East India Company. ठीक है, okay, according to them there was no hold, further no hold to regulate the East India Company. बट एज आई सेड बहुत मासूम थे, उनको पता नहीं था कि व्हाट इंडियंस आर प्लानिंग। ठीक है, हाँ, अक्षय, हु इज अक्षय? ओके, ठीक है, जी न्यूज से बाहर आइए आप, वहां यहाँ पे ओएनजीसी में। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि जब उन्होंने बोला लास्ट चार्टर एक्ट कोई नीड नहीं, उसके बाद क्या हो जाता है? फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, दैट इज 1857, और इसको ब्रिटिशर्स क्या बोलते थे? सिपॉय म्यूटिनी। ठीक है ना, हम लोग बोलते हैं फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस और वो बोलते हैं सिपॉय म्यूटिनी। ठीक है, तो जब ये हो जाता है 1857 में, 1853 में आपका ये एक्ट आया है और 1857 में सिपॉय म्यूटिनी हो जाता है, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हो जाता है। तो उसके बहुत सारे कॉजेस थे। ठीक है, बहुत सारे कॉजेस थे, मंगल पांडे का अलग कॉज था, बहुत सारे कॉजेस थे। ठीक है, लेकिन एक कॉज एक ये भी था, देयर वाज लूप होल्स इन द गवर्नेंस ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, अभी तक कंपनी रूल चल रहा था ना, 1773 से आप यहां तक देखोगे तो क्या चल रहा है? कंपनी रूल चल रहा है। ठीक है ना, अब 1858 से स्टार्ट होगा आपका क्राउन रूल।
ठीक है, अभी तक बातें सब कंपनी की कही जा रही थी, ठीक है ना, कंपनी को ही रेगुलेट करने, क्योंकि कंपनी यहाँ पे फर्स्ट टाइम आई थी, उनको हटाया नहीं गया अभी तक, आप ये देख रहे हो ना, लगातार कोई ना कोई प्रोविजन देके बस उन्हें रेगुलेट करने का कोशिश किया जा रहा है। लेकिन जब ये हो जाती है आपकी फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, तो ब्रिटिशर्स बहुत ही कम मार्जिन से इंडिया उनके हाथ से निकल सकता था उस टाइम पे, ठीक है ना। तब उनके अंदर एक बहुत ज्यादा एक इसको लेके एक डर पैदा हो गया कि ऐसा ना हो कि अब नेक्स्ट टाइम जब वॉर हो तो इंडिया चला ही जाए पूरा, ठीक है। तो उन्होंने नेक्स्ट आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 आता है, जिसे हम बोलते हैं, उन्होंने बोला इट इज अ एक्ट फॉर गुड गवर्नमेंट, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, इट इज एक्ट 1858, दैट इज एक्ट फॉर गुड गवर्नमेंट, ठीक है ना। गुड गवर्नमेंट की बात क्यों करी, क्योंकि एग्रेशन बहुत ज्यादा था उस टाइम पे इंडियंस में, ठीक है ना। फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हो जाना ये अपने आप में बड़ी चीज थी, ठीक है। तो उस टाइम पे जो है ब्रिटिश पॉलिसीज को लेके जितनी भी उनका जो एक इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन था इंडियंस को लेके, ठीक है ना, रिलीजियस एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था, उनकी फीलिंग्स का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था, इसको लेके एग्रेशन बहुत ज्यादा था। तो उनको चुप कराने के लिए, ठीक है ना, काम डाउन कराने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या बोला, ब्रिटिश क्राउन रूल होगा अब यहाँ पे, और ये आपका जो एक्ट आया है 1858, इट इज अ एक्ट फॉर गुड गवर्नमेंट, और ये जो एक्ट है ये नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे, ओके। थैंक यू क्लास।